हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। कल हमने एक पॉइंट छोड़ा था। कल हमने पृथ्वीराज के जो आरंभिक उपलब्धियां थी वो पूरी कर ली थी। और आरंभिक उपलब्धियों को के बाद हमने तराइन का युद्ध जो था वो आज के लिए छोड़ा था। तो आज हम तराइन के युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि रोज़ आपको एडवाइस दी जाती है, ये सलाह है कि आप आ, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें कोविड-19 के मद्देनज़र। इसके बाद अगर निकलें तो निकलना आवश्यक हो तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें और समय समय पर सैनिटाइज़र और सोप से अपने हाथ धोते रहें। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस लौटते हैं। तराइन के युद्ध। तराइन के युद्ध जो हुए वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुए। ये तराइन के मैदान में हुए, इसलिए इनको तराइन का युद्ध कहा जाता है। अब ये दो युद्ध और दो युद्ध हुए। इसमें क्या होता है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि मोहम्मद गोरी ये उस समय पृथ्वीराज का समकालीन था। ये उत्तरी पश्चिमी सीमा पर, भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा के आसपास मध्य एशिया में गौर प्रदेश जो है वहाँ का शासक था। उसने अनेक साम्राज्य विस्तार और धन कमाने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करना चाहा था। उसने 1178 और 1190 में के बीच में कई आक्रमण के प्रयास किए। अब अंततः तराइन का प्रथम जो युद्ध है वो 1191 में लड़ा गया। 1191 में यह तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। इसमें 1191 में करनाल हरियाणा के पास तराइन के मैदान में दोनों की सेनाओं की भिड़ंत हुई। लेकिन इसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह से पराजित हो जाता है। लेकिन 1192 में वह पुनः तराइन के मैदान में आता है। पृथ्वीराज के और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध होता है। दरअसल क्या हुआ था कि तराइन के प्रथम युद्ध के बाद ये पृथ्वीराज थोड़ा लापरवाह हो गया था तथा कई कारण ऐसे थे। फिर अचानक से मोहम्मद गोरी की सेना ने अचानक से सुबह में, जब अपने नित्य कार्यों से पृथ्वीराज की सेना निवृत्त हो रही थी, उस समय उसने आक्रमण किया। कई इतिहासकार मानते हैं कि गोरी ने रात में आक्रमण किया, किंतु इस अचानक हुए हमले से राजपूत सेना घबरा गई। पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो घबरा गई और ये जो युद्ध था वो मोहम्मद गोरी जीत जाता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, तराइन का द्वितीय युद्ध इससे पहले भी कई युद्ध हो चुके थे, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध का महत्व इतना सारा क्यों है। अब इससे पहले कि हम इस युद्ध के महत्व पढ़ें या परिणाम पढ़ें, इससे पहले हम देख लेते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के कारण क्या थे। पहला कारण तो गोरी की व्यवस्थित सेना थी। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजपूत योद्धा मरना तो जानते थे लेकिन लड़ना नहीं जानते थे। उसके बाद पृथ्वीराज की सेना में सामंती सेना थी, यानी
पृथ्वीराज के आदेश पर उसके अनेक सामंत अपनी अपनी सेना इकट्ठी करके लाए थे। तो इससे क्या होता है कि सामंत सामंतों की जो सेना होती है वो अपने सामंतों के प्रति ज़्यादा वफादार होते हैं, न कि पृथ्वीराज के प्रति। जबकि गौरी की सेना में इसके विपरीत केंद्रीकृत सेना थी, यानी ये जो सेना थी वो सीधे रूप से गौरी के प्रति वफादार थी। तो इसका गौरी को फायदा मिला। इसके बाद पृथ्वीराज ने तराइन के प्रथम युद्ध में अनेक अच्छे सेना नायकों को खो दिया था। तो इसलिए इस युद्ध में वे सेना नायक उपस्थित न हो सके। उनके अभाव के कारण ये पृथ्वीराज की सेना को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद राजपूतों की आपसी शत्रुता, जैसा कि हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था कि पृथ्वीराज ने अपने आसपास के कई राजपूत राज्यों से शत्रुता मोल ले ली थी, खास करके गढ़वाल शासक जयचंद के साथ। तो राजपूतों की आपसी शत्रुता के कारण ये युद्ध जो था, तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, वो पृथ्वीराज चौहान हार गया। उसने जयचंद अगर मदद कर देता तो संभव था कि पृथ्वीराज ये युद्ध जीत जाता और भारत पर एक लंबे अरसे तक चलने वाला तुर्की, जिसे कहते हैं तुर्की शासन कह सकते हैं, वह न होता। लेकिन चूंकि पृथ्वीराज द्वितीय युद्ध हार गया तो इसका परिणाम ये निकला। अब तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए। पहला परिणाम ये हुआ, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई। लंबे समय तक भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना रही। 1206 से लेकर, या क्योंकि पृथ्वीराज उत्तरी भारत के एक केंद्र में एक बड़ा शासक था, तो उसके हारते ही भारत में लंबे समय तक जो तुर्की शासन था उसका आरंभ हो गया। भारत में लंबे समय तक 1206 से 1526 और 1526 के बाद से मुगल शासन आरंभ हो गया। तो एक लंबे शासन तक मुस्लिम सत्ता की स्थापना रही। इसके बाद राजपूतों की प्रतिष्ठा को इस युद्ध से बड़ा झटका लगा। राजपूतों को काफ़ी वीर माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि ये एक बड़ी शक्ति है। लेकिन चूंकि आपसी वैमनस्य था और एक सहयोग का अभाव था, इसलिए राजपूतों की प्रतिष्ठा को इससे झटका लगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना और इसके बाद 1526 ईस्वी तक, इब्राहिम लोदी के मारे जाने तक, यह दिल्ली सल्तनत जो राज्य था वो चलता रहा। जो चौथा परिणाम निकला वो था इस्लाम का प्रचार प्रसार। चूँकि केंद्र में मुस्लिम शासक हुआ करते थे तो उनके सहयोगी भी मुस्लिम थे, सेना भी बड़े तौर पर मुस्लिम थी। तो इन सब बातों को देखते हुए इस्लाम का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हुआ। कई जगह बलात् यह कार्य किया गया और कई जगह कुछ लोगों ने संभवतया इसको एक कैजुअली ले लिया। इसके बाद है मध्य एशिया से आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना। भारत जैसे ही सल्तनत काल में आया तो उसके मध्य एशिया से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बन गए। चूँकि भारत पर शासन करने वालों की पृष्ठभूमि यही क्षेत्र थी, मध्य एशिया का क्षेत्र था,
तो इससे भारत के आर्थिक संबंध तो जुड़े ही, आर्थिक हित तो जुड़े ही, साथ में सांस्कृतिक परिवर्तन भी भारत में है। जैसे स्थापत्य कला में जो आरंभिक परिवर्तन आए, उसके बाद शिक्षा में परिवर्तन आए, बोली में परिवर्तन आए, भाषा में परिवर्तन आए। तो इन आर्थिक सांस्कृतिक परिवर्तनों की शुरुआत भी हो गई। अब हम देखते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान था उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां और उसका हम मूल्यांकन देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत इतने युद्धों में व्यस्त रहने के बावजूद एक योद्धा था, एक योद्धा शासक जिसको हम कह सकते हैं। तो इतने युद्धों में व्यस्त रहने के बावजूद उसने अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया। उसके दरबार के विद्वानों में चंद्रबरदाई, जयानक, वागीश्वर, जनार्दन, पृथ्वीभट्ट, विश्वरूप, विद्यापति आदि विद्वान महत्वपूर्ण थे। सरस्वती, उसके समय में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय में 85 विषयों का अध्ययन और अध्यापन होता था। हालांकि उसकी कूटनीतिक सूझबूझ में कमी मानी जाती है, उसके बावजूद भी इसमें कोई दो राय नहीं कि वह अत्यंत वीर था। और उसने दलपंगुल की उपाधि भी धारण की थी। क्योंकि वो 11 साल की उम्र में ही शासक बन गया था और उसके बावजूद और इतने युद्धों में व्यस्त रहने के बावजूद भी उसने तारागढ़ दुर्ग को एक मजबूती प्रदान की और अजमेर नगर जो था उसका विकास किया, अनेक महल बनवाए और मंदिर बनवाए। वो धार्मिक रूप से एक सहिष्णु शासक था और इतने युद्धों के वातावरण में रहते हुए भी उसने एक अच्छे राज्य की स्थापना की, एक कला मर्मज्ञ बना, कला को आश्रय देने वाला बना। तो इस कारण पृथ्वीराज एक बहुत ही अच्छे शासकों में माना जाता है। तो इस तरह पृथ्वीराज का जो योगदान है वो कोई कम नहीं है। एक सुदृढ़ शासक था वो। पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में संशय है। कई बार ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज काफ़ी समय तक जीवित था तथा उसने गौरी की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। लेकिन चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई थी। तो पृथ्वीराज जीवित ये तराइन के युद्ध के बाद जीवित रहा अथवा नहीं, इस पर संशय है। तो इस तरह अपना ये जो पृथ्वीराज वाला टॉपिक है, चौहान और पृथ्वीराज वाला, वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक अगला टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे इसी तरह। धन्यवाद।